वेलकम बैक बच्चों। न देखा तमाशा तो हसरत रहेगी और जुबान पे हमेशा शिकायत रहेगी, तो शिकायत का मौका न दें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर आप क्लास 9th में पढ़ते हैं या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप सारा वीडियो लाइन बाय लाइन देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप सारे वीडियो लाइन बाय लाइन करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जितनी भी आपको टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वे सारे इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अभय और आप देख रहे हैं लाइट ऑफ साइंस। तो सबसे पहले हम समझेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। एनिमल हस्बेंड्री को हिंदी में कहते हैं पशुपालन। अब भाई एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है, तो देखिए एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर का ब्रांच है। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि या तो खेती। जैसे आप देखते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आपको, एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप फसल बोते हैं, पेड़ पौधे बोते हैं, उसी को कहते हैं एग्रीकल्चर। नहीं भाई, ऐसा बात नहीं है। एग्रीकल्चर का बहुत सारा ब्रांच है जिसमें हम पढ़ रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर का ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब घरेलू जानवरों के बारे में पढ़ते हैं कि उनको कैसे खिलाया जाए, मतलब उनके भोजन के बारे में, खाने पीने के बारे में, उनके देखभाल के बारे में, उनकी ब्रीडिंग के बारे में, मतलब ब्रीडिंग का मतलब प्रजनन होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, तो उसी को कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो पूरा का मतलब ये हुआ कि एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर का एक ब्रांच है जिसमें डोमेस्टिक एनिमल के फीडिंग के बारे में, मतलब उनके खाने पीने के बारे में, केयरिंग देखभाल के बारे में, डोमेस्टिक एनिमल के ब्रीडिंग के बारे में, मतलब उनका प्रजनन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसमें डील होता है ये सब, ठीक है। तो उसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। जैसे पशु का हम किस तरह पालन करेंगे, उनको क्या क्या खाने की आवश्यकता होगी, उनको कैसे हम बीमारी से बचा सकते हैं, और वे तरह तरह की जो भी चीजें हैं उनके बारे में हम आज की इस वीडियो में समझेंगे भाई। तो एनिमल हस्बेंड्री उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब एक वर्ड है हस्बेंडिंग, इसका मतलब समझिए। देखिए हस्बेंडिंग का मतलब होता है रिसोर्सेज को बिना वेस्ट किए यूज करना, केयरफुल्ली यूज करना, ठीक है। देखिए एनिमल हस्बेंड्री जब हम करते हैं, पशुपालन करते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स का, तो हमें किन किन चीज़ों का बात ध्यान में रखना चाहिए, हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहला है एनिमल्स शेल्टर, मतलब जानवरों के रहने के लिए जगह के बारे में हमको प्लानिंग करनी पड़ती है, मतलब जानवर कहाँ रहेंगे, ठीक है। एनिमल्स ब्रीडिंग, जानवर की प्रजनन के बारे में, ठीक है ना, कि भाई हमको तो एक नया यंग वंश बेबी भी तो चाहिए, तो एनिमल्स ब्रीडिंग के बारे में आगे हम सब पूरे डिटेल से इसको समझेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो डोमेस्टिक एनिमल है उसके हेल्थ के बारे में, डिजीज के बारे में, ठीक है, और साथ साथ पैसों के बारे में भी, कि मतलब कम खर्चे में उसको एक अच्छा व्यवस्था हम कर सकें। ये सारे चीज हम पशुपालन में समझते हैं, ठीक है। देखिए हम अधिकतर डोमेस्टिक एनिमल कौन कौन से हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि कैटल में भाई काऊ, बुल, ऑक्स, बफेलो, याक, हॉर्स, एस, गोट, सीप, कैमल, ये इतने सारे जानवर हैं जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं। डोमेस्टिक एनिमल मतलब भाई घरेलू जानवर होते हैं जिनको हम लोग पालते हैं। किस किस चीज़ के लिए पालते हैं भाई, तो दूध के लिए, मांस के लिए, चमड़ा के लिए, या तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मतलब आने जाने के लिए परिवहन के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए भाई यहाँ से पूरा का कंक्लूजन ये निकला कि पशुपालन मतलब हम लोग पशुओं को इसलिए पालते हैं 3 कंडीशन के लिए, मतलब 3 विशेष यहाँ पे आवश्यकता है जिसके लिए हम लोग पशुओं को पालते हैं। ये 3 चीजें कौन कौन है, डेयरी, ड्रॉट और ड्यूअल पर्पज, ठीक है ना, ड्यूअल पर्पज ऑफ ब्रीड्स। देखिए कहने का मतलब ये है कि हम लोग पशुओं के ऐसे ब्रीड्स को पालते हैं जो दूध दे, ठीक है ना, मतलब अच्छा खासा उससे हम दूध प्राप्त कर सकें, या तो ड्रॉट मतलब उनसे जो है कि हम लोग कोई भी काम जैसे सामान लाद दें, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो सके, ठीक है। और तीसरा ये दोनों मतलब दूध के लिए भी और साथ साथ जो सामान ढोने के पर्पज के लिए या एग्रीकल्चर संबंधी कार्य करने के लिए, दोनों के लिए, ठीक है ना। ड्यूअल पर्पज ऑफ ब्रीड्स मतलब ऐसी नस्ल को हम लोग उपयोग करते हैं जहाँ पे ये दोनों काम हो जाए, दूध का भी काम चल जाए और साथ साथ एग्रीकल्चरल जो भी प्रैक्टिस है उसको, उससे संबंधी जो भी कार्य है जैसे कि टिलिंग,
इरिगेशन, कार्टिंग, ये सारी काम भी हो जाए, ठीक है ना। अब भाई हम लोग अधिकतर काऊ या तो बफेलो का यूज करते हैं, गाय या तो भैंस का। अब भाई काऊ का जेनरिक नाम होता है, मतलब साइंटिफिक नेम होता है बोस इंडिकस, ठीक है ना। और इसको हमारे देश में ड्रायर रीजन, जहाँ पे सूखे क्षेत्र हैं वहाँ पे इनको एडॉप्ट किया जाता है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, ये सूखे क्षेत्र हैं, ड्रायर रीजन है, और यहाँ पे जो है कि गाय का अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है, गाय का यूज किया जाता है, वहाँ पे गाय का पालन होता है, ठीक है ना। साथ साथ बफेलो की अगर हम बात करें तो बफेलो का कॉमनली नेम है इंडियन वाटर बफेलो, और इसका जेनरिक नेम क्या है, बुबलस बुबालिस। ओके, देखिए ये वेट एरिया, जहाँ पे नमी वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ बारिश वाली होती है, या तो रिवर बेड्स, ठीक है, जैसे कि केरला, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये जो है कि वेट एरियाज हैं, ठीक है ना, या तो नदी के किनारे सब हैं, तो वहाँ पे जो है कि बफेलो अधिकतर यूज किए जाते हैं। पशुपालन यहाँ पे इन लोगों का ज़्यादा होता है, ठीक है। अब दोनों के ब्रीड्स के बारे में हम समझते हैं। देखिए अगर हम काऊ के ब्रीड के बारे में समझें तो देखिए काऊ के 3 ब्रीड हैं, एक ड्रॉट ब्रीड्स और एक डेयरी ब्रीड्स और एक ड्यूअल पर्पज ब्रीड्स। मतलब ये हुआ, अब हम एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्रॉट ब्रीड्स, मतलब ये काऊ का ड्रॉट ब्रीड्स है। और इसमें क्या होता है, देखिए जो ड्रॉट ब्रीड्स वाले काऊ होते हैं, ठीक है ना, उनका जो मीट होता है, मांस, वे टफ होता है और वे बहुत कम दूध देते हैं, इसलिए अधिकतर उनको बर्डन जो भी सामान ढोने के लिए यूज किया जाता है, या तो कृषि संबंधी कार्य को करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना, जैसे कि खेत जोतने के लिए, ठीक है, सिंचाई करने के लिए, या तो कोई भी सामान ढोने के लिए, ठीक है। दूसरा ब्रीड है डेयरी ब्रीड, ये काऊ का ब्रीड है, ठीक है ना, नस्ल, ब्रीड का मतलब होता है नस्ल, तो ये डेयरी ब्रीड्स है। अब इसमें आप समझ रहे होंगे डेयरी का मतलब दूध संबंधी है, तो देखिए इनका जो डेयरी ब्रीड होता है, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वे बड़ा होता है, और इनका जो पेट होता है वे बड़ा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है कि भोजन करते हैं, और जब भाई बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं तो उनका ज़्यादा दूध भी मिलता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भोजन करते हैं और ज़्यादा दूध का भी उत्पादन करते हैं। बात समझ में आ गई, तो ये डेयरी ब्रीड है। और एक लास्ट तीसरा है ड्यूअल पर्पज ऑफ ब्रीड्स, ये ऐसी नस्ल होती है जो दोनों पर्पज के लिए यूज की जाती है, दूध के लिए भी और साथ साथ एग्रीकल्चर के जो भी काम होते हैं, जैसे अभी हमने बताया टिलिंग, इरिगेशन, कार्टिंग, इन सारे चीज़ों के लिए हमारे भारत में इसको यूज किया जाता है, ऐसी नस्ल को, ठीक है ना। अब देखिए एक यहाँ पे एक मिल्च एनिमल का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं, या तो बोले तो डेयरी एनिमल का मतलब क्या होता है। तो देखिए डेयरी एनिमल या तो मिल्च एनिमल का मतलब होता है फीमेल एनिमल, ठीक है ना, जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जैसे गाय हो गया, तो गाय क्या अभी फीमेल एनिमल होता है ना, और ये दूध प्रोड्यूस करता है, तो इसको कहेंगे मिल्च एनिमल या तो डेयरी एनिमल। मतलब ऐसे जानवर जो फीमेल होते हैं और दूध का उत्पादन करते हैं उन्हें कहते हैं मिल्च एनिमल या तो डेयरी एनिमल। अब भाई इसमें कौन कौन आते हैं, जैसे काऊ, बफेलो, गोट, कैमल, याक। बात समझ में आ गई। लेकिन अधिकतर बफेलो और काऊ बहुत अच्छे दूध देने वाले होते हैं। देखते हैं, आप सभी देखे भी होंगे कि गाय और भैंस का ही अधिकतर लोग दूध पीते हैं। और जो मेल होते हैं, मेल का मतलब समझ रहे हैं, जैसे ही बफेलो मतलब भैंसा, ठीक है ना, जो ही बफेलो होते हैं, या तो काऊ का भाई ऑक्सन होता है ना, तो ही बफेलो और ऑक्सन माने बैल होता है, ये दोनों का यूज किया जाता है एग्रीकल्चर संबंधी कार्य को करने के लिए, जैसे बताया अभी टिलिंग, इरिगेशन, कार्टिंग, ये सब, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बफेलो दूध के लिए अधिकतर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे अगर बफेलो के ब्रीड को, तो देखिए पहले तो कॉमन ब्रीड्स ऑफ इंडिजिनस बफेलो, जैसे देसी जो गाय होते हैं उनका कॉमन ब्रीड है मुर्राह, मेहसाना, सुरती। इनको अभी हम पूरा अच्छे तरीके से समझेंगे। अधिकतर क्या होता है कि देखिए इन ब्रीड्स में फ़ायदा ये होता है कि ये दूध अच्छा खासा उत्पादन कर लेते हैं। तो अभी हम एक एक करके इनके बारे में समझेंगे। तो देखिए अभी हमने बताया कि इसको इंडिजिनस बफेलो के ब्रीड को, मतलब देसी जो भैंस होते हैं हमारे देश के,
उनके ब्रीड के बारे में बताएं। तो 3 ब्रीड हमको यहाँ पे पढ़ने हैं, मुर्राह, मेहसाना और सुरती, ठीक है ना। और इंडिजिनस काऊ जो स्वदेशी गाय हैं उनके ब्रीड कौन कौन हैं, तो रेड सिंधी, साहिवाल और गिर, ये तीनों ब्रीड किसके हैं, काऊ के हैं, ठीक है ना। ये दोनों आपने समझ लिया। तो भाई याद रखिएगा, इंडिजिनस बफेलो के ब्रीड कौन कौन है, मुर्राह, मेहसाना और सुरती, ठीक है ना। और इंडिजिनस काऊ की कौन कौन से ब्रीड हैं, रेड सिंधी, साहिवाल और गिर। अब चलिए एक एक करके दोनों के बारे में अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे काऊ के ब्रीड के बारे में। तो हमने बताया 3 होते हैं, रेड सिंधी, तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए जो रेड सिंधी गाय होती हैं, आप फिगर में देख सकते हैं, ये रेड सिंधी गाय है। इनका जो साइज होता है वो मीडियम होता है और ये कलर में रेड कलर के होते हैं, आप स्क्रीन पे फिगर में देख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा समझते हैं, दूसरा है साहिवाल। देखिए ये जो ब्रीड होते हैं अधिकतर ये दूध उत्पादन करते हैं, अच्छा खासा दूध उत्पादन करते हैं और इनका शरीर भी बहुत बड़ा और हैवियर होता है, आप फिगर में देख सकते हैं ये कितनी खतरनाक है। तीसरा है गिर। देखिए आप जानते हैं कि गुजरात में एक जंगल है जहाँ पे गिर जंगल है, ठीक है ना। तो इसी से ये मूल निवासी यहीं के होते हैं, इसलिए इनका नाम गिर पड़ गया, ठीक है ना। तो गिर जंगल भाई गुजरात में, उन्हीं वहाँ पे ये गाय अधिकतर वहीं के मूल निवासी हैं, तो इसलिए इनके ब्रीड का नाम, काऊ के ब्रीड का पड़ गया गिर, ठीक है ना। ये मीडियम साइज के होते हैं और ये अच्छा खासा दूध का उत्पादन करते हैं। तो हमने तीनों जो है कि ब्रीड थे उनको अच्छे तरीके से समझ लिया। चलिए अब हम बफेलो के ब्रीड को समझते हैं। वैसे तो हमारे देश में लगभग 10 ब्रीड हैं भाई, बफेलो के 10 ब्रीड हैं। हमको इस वीडियो में आप क्लास 9th में पढ़ते हैं तो चूंकि 3 ब्रीड को अच्छे तरीके से समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुर्राह को, ठीक है ना। मुर्राह ये क्या है, बफेलो का ब्रीड है, नस्ल है। अब देखिए होता क्या है, मुर्रा बफेलो अधिकतर हरियाणा और पंजाब में मिलते हैं, ठीक है ना। ओरिजिनली ये वहीं के ब्रीड हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इनका जो शरीर होता है वे बहुत भारी होता है, ये छोटे होते हैं और इनका जो सिंग होता है ना, सिंग वे बहुत कर्व होता है, ऐसे टेढ़ा होता है, आप फिगर में देख सकते हैं ये, और बहुत मजबूत होता है भाई। जो फीमेल होती हैं, फीमेल भाई 2 चीज़ें होती हैं, एक फीमेल बफेलो होता है और एक मेल। तो जो फीमेल होती हैं उनका वेट लगभग 430 किलो से 500 किलो तक होता है, इतने भारी भारी होते हैं, एक बार गिर गए हमारे शरीर पे तब पिचक के चटनी बन जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा जब मेल की बात करें तो मेल जो बफेलो होता है वे लगभग 530 किलो से 575 किलो तक का होता है। आप सोच सकते हैं कितने भारी भारी होते हैं, आप फिगर में देख सकते हैं। ये मुर्रा भैंस है, ठीक है ना। इनका लैक्टेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो उस समय जब इनका लैक्टेशन पीरियड होता है तो उस समय इनका दूध का उत्पादन लगभग में 1800 लीटर से 2500 लीटर तक होता है, एवरेज बता रहे हैं भाई, ठीक है ना। औसत इतना दूध देते हैं 1800 लीटर से 2500 लीटर, और उसमें फैट की मात्रा 7% होती है, लगभग में 7%, औसत बता रहे हैं, ठीक है। तो औसत लगभग उसमें फैट होता है 7%। बात समझ में आ गई। तो सोचिए कितना भारी भारी भैंसे हैं, एक बार दूध दे दिए ना तो कई साल पिएंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा चलिए समझते हैं अगला, मेहसाना। ये काफ़ी अच्छा है, आप फिगर में देख सकते हैं, ये मेहसाना ब्रीड है बफेलो का। देखिए ये जो ब्रीड है अक्सर खासकर गुजरात में पाया जाता है, वडोदरा, ठीक है ना, और मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में, मेहसाना जिला है, ठीक है ना, वहाँ पे ये खासकर पाए जाते हैं। वहाँ पे मेहसाना जिला पे ही तो उसका नाम पड़ा भाई मेहसाना है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो होते हैं मुर्राह और सुरती के बीच के होते हैं, दोनों के एक दूसरे के क्रॉस कराने से मेहसाना मिलता है। और ये इनका जो कलर होता है भी ब्लैक कलर के होते हैं या तो ग्रे कलर के होते हैं, और इनका मिल्क प्रोडक्शन लगभग में होता है एवरेज 1200 लीटर से 2500 लीटर, बहुत ज़्यादा है भाई। लेकिन भाई मुर्रा से तो कम ही है, वे तो बहुत ज़्यादा दूध दे रहा है। और अगर हम बात करें वेट की तो ही बफेलो का वेट होता है 569 kg, 569 किलो का इनका एवरेज वेट होता है। और इनका जो, लेकिन भाई ये थोड़ा स्लो होते हैं, लेकिन स्लो होने का मतलब बहुत धीरे धीरे भाई सुस्त टाइप के होते हैं, लेकिन काम बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है ना। अच्छा अगला हम ब्रीड समझते हैं सुरती। देखिए ये भी बफेलो की ब्रीड है, मतलब भैंस का ये नस्ल है, ब्रीड है, ठीक है ना। देखिए ये जो बफेलो का ब्रीड है
इसका कायरा कायरा आप देख सकते हैं, ये फिगर में कायरा है, यहीं पे ये इनका मूल निवास यहीं का है, ठीक है ना। और ये गुजरात में अभी बताया वडोदरा, तो वडोदरा जिला में अधिकतर ये सब देखने को मिलता है, और कायरा के ये मूल निवासी हैं, ठीक है ना। मतलब वहीं पे अधिकतर ये पाए जाते हैं, सुरती प्रजाति जो है, सुरती नस्ल जो है, ठीक है ना। इनका कलर आप देख सकते हैं फिगर में, ब्लैक या तो ब्राउन होता है। इनकी आंखें जो है कि बहुत चमकीले टाइप के होते हैं, प्रोमिनेंट होती है, ठीक है ना। और इनका जो सींग होता है वे सिकल शेप, आप देख सकते हैं हंसिए की तरह, जैसे हंसुआ होता है ना, हंसिया, उस आकार का जो है कि इनका सींग होता है। अगर इनके दूध के बारे में बात करें तो ये लगभग औसत 1600 लीटर से 1800 लीटर तक दूध देते हैं, ठीक है ना। और इनमें इनके दूध में फैट 8 से 12% होता है, भाई बहुत ज़्यादा फैट होता है। खा लिए तो फैट ही फैट आपके अंदर मिलेगा, पी लिए तो, ठीक है, इनके दूध को। चलिए अगला हम समझते हैं क्वालिटी ऑफ बफेलो मिल्क। अब देखिए जैसे हम लोग गाय का दूध पीते हैं, भैंस का दूध पीते हैं, और भी तरह तरह के भाई लोग जानवरों के दूध पीते हैं, तो आखिर बफेलो का जो मिल्क है उसके अंदर क्वालिटी क्या होती है, क्या क्या उसमें पाया जाता है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए अगर हम भैंस के दूध के बारे में बात करें तो भैंस के दूध में सबसे ज़्यादा फैट होता है, फैट भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके अलावा विटामिन ई, जिसको टोकोफेरॉल ये साइंटिफिक नेम है इसका, ठीक है ना, तो विटामिन ई भी बहुत ज़्यादा होता है। प्रोटीन की भी मात्रा होती है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है। इसके अलावा लो अमाउंट में, कम मात्रा में सोडियम, पोटेशियम और कोलेस्ट्रॉल होता है। बात समझ में आ गई। लेकिन सबसे ज़्यादा भाई इसमें फैट होता है, ठीक है। देखिए जो भैंस का दूध होता है सबसे अच्छा इसका यूज है, अधिकतर जो भैंस का दूध होता है बफेलो का, खोआ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, रबड़ी बनाने में, दही बनाने में, और साथ साथ घी बनाने में जो है कि सबसे अच्छा मतलब इसका दूध होता है, आइडियल बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब इन चीज़ों को बनाने के लिए सबसे अच्छा मिल्क इसी का है, बफेलो का, ठीक है। इसके अलावा जो है कि आप स्क्रीन पे ये देख सकते हैं टेबल, इसमें देखेंगे कि जैसे काऊ का मिल्क होता है तो उसमें फैट होता है 3.60, ठीक है ना, परसेंट में भाई, ठीक है ना, 3.60%, 4% प्रोटीन होता है, शुगर 4.50 होता है। इसके साथ साथ आप फिगर में देख सकते हैं मिनरल भी होते हैं, वाटर भी बहुत ज़्यादा होता है, 87.20% होता है। इसके अलावा इसमें कई विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ई। ऐसे आप स्क्रीन पे ये टेबल दिखा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में आप इसको पढ़ सकते हैं। आप साथ साथ देखेंगे कि एग में भी फैट होता है, प्रोटीन होता है। तो भाई सबसे ज़्यादा प्रोटीन आप देख रहे हैं किसमें है भाई, मीट में, जो मांस होता है ना भाई, तो मांस में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पे देख रहे हैं तो फिश, मछली में प्रोटीन होता है। तीसरे नंबर पे है भाई हमारा अंडा, अंडा में प्रोटीन, और सबसे कम तो भाई प्रोटीन देख रहे हैं कि दूध में है, ठीक है ना। लेकिन आप देखेंगे एक चीज़ यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे स्टार बना है, यहाँ पे शुगर वाले में स्टार बना है। तो शुगर में स्टार इसलिए बना है क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में होता है। तो अंडा हो गया या तो मीट हो गया या तो मछली हो गया, तो इसमें जो शुगर की मात्रा होती है बहुत कम होती है, ठीक है ना। चलिए तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ब्रीड इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाता है। अभी ब्रीड इम्प्रूवमेंट क्यों आवश्यक है, जैसे आप देखते हैं आपके अगल बगल या तो आपके घर में अगर भैंस है या गाय है तो आप सोचेंगे ना कि उससे हमको ज़्यादा दूध प्राप्त हो, उससे हम सामान ढो सके, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सके, बहुत पर्पज़ के लिए जो है कि हम लोग उसको यूज करते हैं। तो भाई आप सोचेंगे कि हमको ऐसी नस्ल मिल जाए, ऐसा ब्रीड मिल जाए काऊ या बफेलो का जो अच्छा खासा दूध दे सके, ठीक है ना। दूध ही तो मेन है भाई, ठीक है ना। तो अब ब्रीड इम्प्रूवमेंट किया जाता है, मतलब उसकी नस्ल में जो है कि सुधार किया जाता है और उसको बढ़ाया जाता है, अच्छा किया जाता है, ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा दूध का उत्पादन कर सके। अब गाय है या भैंस है या तो और कोई भी अदर जानवर हैं तो उनके ब्रीड में इम्प्रूवमेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि वे दूध अच्छा खासा दे सकें, ठीक है ना, हाइयर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना, दूध का। अब भाई देखिए होता क्या है, सबसे पहले तो आपको हमने बताया मिल्चिंग एनिमल, तो मिल्चिंग एनिमल का मतलब आपको समझ में अब आ रहा होगा। तो देखिए जो मिल्चिंग एनिमल का मिल्क प्रोडक्शन होता है उनके लैक्टेशन पीरियड में,
लैक्टेशन पीरियड का मतलब थोड़ा समझ लीजिए। जैसे क्या होता है कि जब बच्चे जैसे काऊ या बफेलो होता है या जो मिल्चिंग एनिमल होते हैं, तो उनका जब बेबी बर्थ होता है मतलब जन्म लेता है और अगली प्रेगनेंसी तक के बीच का जो समय होता है ना, उसी को कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। जैसे मान लीजिए कि गाय है आपके पास, ठीक है ना, तो गाय है तो भाई गाय एक उसका बेबी हुआ। अब गाय का बेबी हुआ तो उस समय दूध देगी और तब से लेकर जब अगला प्रेगनेंसी आता है तब तक का जो समय होता है, पीरियड ऑफ टाइम, उसी को लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। और उस समय जो गाय या भैंस होता है वे दूध देते हैं, ठीक है ना, और ज़्यादा अमाउंट में देते हैं। बात समझ में आ गई। तो देखिए होता क्या है कि मिल्चिंग एनिमल के मिल्क प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करते हैं भाई, लैक्टेशन पीरियड पे, ठीक है ना। जैसे समझते हैं हमने अभी बहुत सारा आपको ब्रीड बताया, जैसे रेड सिंधी, तो जो रेड सिंधी होता है उसका लैक्टेशन पीरियड होता है 231 से लेकर 345 डेज, मतलब 231 से लेकर 345 दिन जो है कि वे लैक्टेशन पीरियड होता है इनका, ठीक है ना, रेड सिंधी का। इसके अलावा आप साहिवाल का देखेंगे तो साहिवाल का 184 से होता है 354, 184 दिन से 354 दिन के बीच जो है कि इनका लैक्टेशन पीरियड होता है, ठीक है। उसी तरह अगर गिर को देखें, जो गिर ब्रीड था, तो इनका लैक्टेशन पीरियड होता है 230 से लेकर 394 डेज, ओके। तो लैक्टेशन पीरियड पे डिपेंड करता है कि वे मिल्चिंग एनिमल कितना दूध देगा, ठीक है ना, लैक्टेशन पीरियड पे। जिसका लैक्टेशन पीरियड जितना ज़्यादा है ना, उतना ही ज़्यादा दूध जो है कि प्रोडक्शन करेगा। अब भाई आपने जान लिया कि लैक्टेशन पीरियड अगर अधिक होगा जितना ही, उतना ही क्या मिलेगा भाई, हमको दूध मिलेगा। तो जब ब्रीड का इंप्रूवमेंट किया जाता है तो उसी बात पे ध्यान दिया जाता है कि जो एनिमल है मिल्चिंग एनिमल, उनका लैक्टेशन पीरियड कैसे बढ़ेगा। अब इसके लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं, चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए ब्रीडिंग को, ठीक है ना, ब्रीड को इंप्रूवमेंट करने के लिए एक टेक्निक का यूज किया जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दूध उत्पादन हो सके, लैक्टेशन पीरियड को बढ़ा सके, इसके लिए एक मेथड, एक टेक्निक का यूज किया जाता है जिसका नाम है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग में आप समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो आप ब्रीडिंग का मतलब समझ लीजिए। ब्रीडिंग का मतलब हमने अभी बताया आपको, प्रजनन। ब्रीडिंग मीन्स रिप्रोड्यूस, मतलब प्रजनन करना, मतलब अपने जैसा बेबी को प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब एनिमल्स में देख रहे हैं भाई, तो एनिमल्स का मतलब क्या हुआ, एनिमल्स के केस में ब्रीडिंग का मतलब क्या हो गया कि एनिमल्स से न्यू बेबी प्राप्त करना, वे भी डिजायर्ड ट्रेट का। जैसे हमने एक बताया था प्लांट ब्रीडिंग, आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप देख सकते हैं। जब हमने पढ़ाया था क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, तो उसमें प्लांट ब्रीडिंग के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। अब भाई हम लोग एनिमल में ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो एनिमल में ब्रीडिंग कर रहे हैं तो भाई हम वे डिजायर्ड ट्रेट को ढूंढेंगे कि कौन सा उसमें है। जैसे हम लोग मान लीजिए ब्रीडिंग कराना है, जैसे एक काऊ है उसका ब्रीडिंग कराना है, तो आप उसमें क्या ढूंढेंगे, उसमें देखेंगे कि वे मतलब हेल्दी हो, ज़्यादा से ज़्यादा दूध उत्पादन करे, यही चीज़ तो देखेंगे। तो डिजायर्ड ट्रेट को प्राप्त करने के लिए ब्रीडिंग की जाती है, सिंपल सी बात है। डिजायर्ड ट्रेट को मतलब अपनी इच्छा अनुसार कि हमको क्या क्या चाहिए, तो डिजायर्ड ट्रेट को प्राप्त करने के लिए ही सिंपल सी बात है ब्रीडिंग की जाती है। बात समझ में आ गई बच्चों। अब भाई होता क्या है, जब ब्रीडिंग करानी होती है तो हम दो इंडिविजुअल एनिमल्स को लेते हैं। देखिए दो इंडिविजुअल मतलब जैसे आपको समझिए कहानी, एक छोटा सा हम बता रहे हैं। जैसे एक किसान है, उसके पास एक गाय है, ठीक है ना। अब मान लीजिए किसान का नाम कोई भी है, जो भी रख लीजिए, मान लीजिए शुभम है, ठीक है ना। अब देखिए शुभम एक किसान है और उसके पास एक गाय है। उसकी जो गाय है वो बहुत कम दूध देती है। अब भाई ये सोच रहा है कि उसका जो बेबी प्रोड्यूस हो वे ज़्यादा दूध दे, तो वे क्या करता है, एक मेल बुल समझ रहे हैं ना, तो मेल बुल लाता है और मेल बुल लाता है और वे उसमें ये कैरेक्टर देखता है कि वे क्या हो, हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग हो, मतलब वे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला हो, ठीक है ना, वे ऐसा ब्रीड हो। अब भाई उसको लाता है और ब्रीडिंग करा देता है, और जब ब्रीडिंग कराता है तो उसका जो नया बेबी प्रोड्यूस होता है काऊ का, तो वे ज़्यादा दूध देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ब्रीडिंग कराया जाता है तो दो इंडिविजुअल्स
इंडिविजुअल्स को लिया जाता है और 2 इंडिविजुअल को लेते समय डिजायर्ड जो ट्रेड्स होते हैं, डिजायर्ड ट्रेड्स को देखा जाता है। अब जिसे देखें आपने कहानी में कि शुभम का जो गाय था वे दूध कम देता था, लेकिन जो ऐसा बुल लाया जो क्या करता है भाई, ज़्यादा दूध देता है, उसने देखा वे डिजायर्ड ट्रेट है, ठीक है ना। डिजायर्ड ट्रेट का है कि वे ज़्यादा दूध दे रहा है, क्योंकि उसको चाहिए ऐसा यंग वंश जो ज़्यादा दूध दे। तो अब भाई दोनों को लेके क्रॉस ब्रीडिंग करा दिया, तो जो नया ब्रीड मिलेगा तो वे क्या होगा, हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग होगा, मतलब ज़्यादा दूध जो है कि वे उत्पादन करेगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब भाई जब ब्रीडिंग करानी होती है तो अलग अलग डिजायर्ड ट्रेड्स को देखा जाता है पेरेंट में। पेरेंट का मतलब आप समझ सकते हैं या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। अब जरूरी नहीं कि भाई मेल में ही सारा कैरेक्टरिस्टिक हो, नहीं, फीमेल में भी हो सकता है। तो बात समझ में आ रही है। तो कौन कौन से डिजायर्ड ट्रेड को देखा जाता है पेरेंट में, चलिए आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहला है टॉलरेंस टू क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग मौसम में, चाहे किसी भी मौसम हो, गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, सब में उनकी सहन शक्ति हो। ऐसा नहीं है कि गर्मी आ जाए तो भी बीमार पड़ जाए, सर्दी आ जाए तो बीमार पड़ जाए, ऐसा नहीं, मतलब उसमें सहन शक्ति हो, अलग अलग मौसम में मतलब वे रह सके, अपने आप को टॉलरेट कर सके, ठीक है ना। दूसरा है लैक्टेशन पीरियड, मतलब उसका अच्छा खासा लैक्टेशन पीरियड हो। भाई जितना ज़्यादा लैक्टेशन पीरियड होगा उतना ही तो ज़्यादा दूध उत्पादन होगा, तो लैक्टेशन पीरियड बड़ा हो, ज़्यादा हो। तीसरा है हाई यील्ड ऑफ द प्रोड्यूस मिल्क मीट, मतलब जो हम पेरेंट का डिजायर्ड ट्रेड देखेंगे तो उसमें यह देखा जाता है कि वे ज़्यादा दूध उत्पादन कर रहा हो या तो ज़्यादा उसका मीट उससे प्राप्त होगा, ठीक है ना। जैसे भाई मुर्गी का ब्रीड देखना है तो आप का दुबली पतली मुर्गी देखेंगे, नहीं ना, अच्छी खासी हो, कहीं कि उसमें मांस प्राप्त करना है, दूध तो प्राप्त नहीं करना है, मांस प्राप्त करना है। मांस प्राप्त करना है तो भाई ऐसे ब्रीड को देखेंगे जो जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा मांस मिल सके। बात समझ में आ रही है ना। फोर्थ है रेजिस्टेंस टू डिजीज, इसका मतलब है कि बीमारी से बीमार प्रतिरोधक, मतलब उसको कोई डिजीज ना लगे, वे बीमारियों से लड़ सके, ऐसा ब्रीड हो, ठीक है ना। इसके अलावा पांचवा है प्रॉपर एज ऑफ रिप्रोडक्शन, ये देखा जाता है डिजायर्ड ट्रेट की प्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन वे उस प्रॉपर एज में हो, मतलब समय से जो है कि रिप्रोडक्शन हो जाए, ठीक है ना, यंग बेबी प्रोड्यूस हो जाए। और 6 है गुड हेल्थ, मतलब जब हम पेरेंट का डिजायर्ड ट्रेट देखते हैं तो उसमें एक है मतलब वे हेल्दी होना चाहिए, ठीक है ना। और 7वां है जनरल अपीयरेंस, मतलब वे सामान्य दिखे, ऐसा नहीं टेढ़ता पर दिखे, खूब हाई भी दिखे, ऐसा नहीं, सामान्य दिखे, स्वस्थ भी हो और समय से रिप्रोडक्शन भी हो जाए, बीमारी प्रतिरोधक हो, ठीक है ना, डिजीज रेजिस्टेंट हो, ज़्यादा दूध उत्पादन करता हो, उसका मांस भी अच्छा खासा हो, ठीक है ना, और लैक्टेशन पीरियड भी अच्छा खासा हो, बड़ा हो, ज़्यादा हो, और साथ साथ क्लाइमेटिक कंडीशन को टॉलरेंस करने के अंदर उसके अंदर क्षमता हो। ये सारी बात जो है कि जब ब्रीडिंग करानी होती है तो पेरेंट के ट्रेड्स को ये देखा जाता है। ये इतने सारे ट्रेड्स थे जिसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, जब ब्रीडिंग कराया जाता है। तो बात समझ में आ गई। अब देखिए जैसे क्या होता है कि जो हमारे देसी गाय होते हैं, इंडिजिनस बोलते हैं, ठीक है ना, इंडिजिनस का मतलब होता है देसी, स्वदेशी, ठीक है ना। तो जो स्वदेशी गाय होते हैं, अपने देश के जो गाय होते हैं स्वदेशी, तो उनका जो प्रोडक्शन होता है पर डे 6 to 8 लीटर होता है दूध का प्रोडक्शन। अब भाई देखिए एक दिन में वे 6 से 8 लीटर दूध देते हैं सिर्फ देसी गाय, लेकिन जो एग्जॉटिक ब्रीड वाले काऊ होते हैं वे लगभग एक दिन में 60 लीटर दूध देते हैं, सोच लीजिए। अब नॉर्मल जो गाय है देसी वे 6 से 8 लीटर दूध दे रहा है, और जब उसी का ब्रीडिंग करा दिए तो जो उसका यंग बेबी प्रोड्यूस हुआ उसको एग्जॉटिक ब्रीड बोलेंगे, और एग्जॉटिक ब्रीड वाला जो काऊ है ना वे आपको 60 लीटर पर डे दूध देगा। तो सोचिए दूध की मात्रा कितनी बढ़ गई, आपको मुनाफा होगा। इसीलिए जो है कि ब्रीडिंग कराया जाता है ताकि जो है कि ब्रीडिंग जब कराएं तो दूध का उत्पादन बढ़ जाए। अब भाई दूध सबको जरूरी है। देखिए मिल्क कंप्लीट फूड होता है, उसमें प्रोटीन भी होते हैं, फैट भी होते हैं, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ होता है, इसीलिए इसे कंप्लीट फूड कहते हैं। और जब बेबी प्रोड्यूस होते हैं तो उनको दूध ही पिलाया जाता है, क्योंकि वे मिल्क क्या होता है, कंप्लीट फूड होता है। भाई जो छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसका दांत थोड़े नहीं होता है कि भोजन करने लगा छोटे पर से ही, नहीं, तो दूध पीता है। तो दूध में क्या होता है, कंप्लीट फूड होता है, उसमें सब कुछ होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी चीजें हैं, ठीक है ना। आगे समझते हैं। देखिए जो एग्जॉटिक ब्रीड होते हैं, अब एग्जॉटिक ब्रीड का मतलब आप समझ लीजिएगा, ब्रीडिंग के बाद जो बेबी प्रोड्यूस हुआ उसको
एग्जॉटिक ब्रीड बोलते हैं। तो एग्जॉटिक ब्रीड का लैक्टेशन पीरियड इंडिजिनस ब्रीड से ज़्यादा होता है, मतलब जो स्वदेशी हमारे देसी गाय होते हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा होता है इनका लैक्टेशन पीरियड। अब लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा है भाई, तो दूध का प्रोडक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गई? तो देखिए, इंडिजिनस काउज का मिल्क प्रोडक्शन अच्छा खासा हो, मतलब उसमें ज़्यादा दूध दे वे भी, तो इसीलिए उनका क्रॉस ब्रीडिंग कराया जाता है। जब हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं तो अच्छा खासा जो है कि वे दूध देते हैं। आप देख सकते हैं एग्जॉटिक ब्रीड कितना दूध देते हैं। तो हमारे देश में बहुत सारे जो है कि रिसर्च सेंटर हैं जहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है। बात समझ में आ गई बच्चों? तो उम्मीद करते इतना आपको समझ में आया। अब भाई हमको समझना है कि कैसे ब्रीडिंग होती है, कितनी प्रकार की ब्रीडिंग होती है, ठीक है ना। चलिए तो आइए अब हम समझते हैं मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग एनिमल, मतलब ब्रीडिंग जो जानवरों में ब्रीडिंग होती है वे कितनी प्रकार के होते हैं। तो जनरली दो प्रकार की ब्रीडिंग होती है, एक है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। दो मेथड है, ठीक है ना, नेचुरल मेथड, आर्टिफिशियल मेथड। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं नेचुरल मेथड को, ठीक है ना। तो अब हमारा टॉपिक है नेचुरल मेथड ऑफ ब्रीडिंग। देखिए इसमें क्या होता है कि ट्रेडिशनली ब्रीडिंग होती है, जैसे पहले के लोग ये सब नहीं जानते थे, आर्टिफिशियल हम अभी बताएंगे तो उसको नहीं जानते थे। तो नेचुरल ब्रीडिंग होती थी, पहले से ही ये पारंपरिक रूप से चली आ रही है ब्रीडिंग। इसमें क्या होता है कि देसी गाय ले लिया जाता है और एक सांड ले लिया जाता है, बुल, ठीक है ना, जो ज़्यादा दूध देता है, और इन दोनों के बीच में जो है कि क्रॉस ब्रीडिंग करा दी जाती है। कब कराया जाता है भाई? फर्टिलिटी पीरियड में, या तो बोले तो हीट पीरियड में, ठीक है ना, जब ये गर्म होते हैं, ठीक है ना, हीट पीरियड में। अब दोनों का फिजिकल मैटिंग होता है, एक दूसरे में क्रॉस ब्रीडिंग होती है, और जैसे ही होती है तो जो है कि नया बेबी जब प्रोड्यूस होता है तो उसके अंदर दूध देने की क्षमता बढ़ जाती है, वे भी एग्जॉटिक ब्रीड की तरह काम करता है। बात समझ में आ गई? तो ये पहले होता था, नेचुरल ब्रीडिंग होती थी। अब क्या है भाई, अब सिस्टम बदल गया है। अब अधिकतर जो है कि आर्टिफिशियल मेथड का ही यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि साइंटिफिकली देखिए, सबसे पहले तो इस मेथड को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं, जैसे आप सुने होंगे सीमन, ठीक है ना। तो देखिए साइंटिफिकली आर्टिफिशियल मेथड को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये इसमें सीमन जो है कि इंजेक्ट किया जाता है। बात समझ में आ रही है? क्यों इंजेक्ट किया जाता है? ताकि जो है कि अच्छा खासा हमको ब्रीड मिल सके। अब होता क्या है, जैसे देखिए डिजायर्ड मेल बुल लिया जाता है, मतलब अब भाई जैसे देखिए आपको, हम मान लीजिए आपके पास एक गाय है और आप सोच रहे हैं कि अच्छा खासा वे दूध दे, तो आप ब्रीडिंग कराने के लिए ले जाएंगे। तो आप ब्रीडिंग कराने के लिए ले जाएंगे तो भाई मान लीजिए कि आप गए और देखिए अच्छी खासी ब्रीडिंग कब होगी, तो मेल बुल जो होगा वो उसका जैसे मतलब वे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर रहा हो, तो वे उसके अंदर वे डिजायर ट्रेट है, तो उसका सीमन जो है कि लिया जाता है और जो इंडिजिनस काऊ होते हैं उसमें डाल दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। और कब किया जाता है भाई? हीट पीरियड में, बोले तो फर्टिलिटी पीरियड में। इसी को इंसेमिनेशन बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है कि सीमन को इंजेक्ट किया जाता है, डिजायर्ड ट्रेट्स जो मेल बुल में होते हैं, ठीक है ना, उसी के सीमन को जो है कि चढ़ाया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। बात समझ में आ गई? आप गांव में देखते भी होंगे जो डॉक्टर होते हैं वे सीमन चढ़ाते हैं, ठीक है ना, सीमन इंजेक्ट करते हैं। बात समझ में आ गई? देखिए इससे क्या होता है कि जो बेबी प्रोड्यूस होता है उसकी ब्रीड जो है कि इम्प्रूव हो जाती है, अच्छी खासी दूध जो है कि वे प्रोड्यूस करती है। और ख़ासकर जो है कि आर्टिफिशियल मेथड यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किन किन चीज़ों जानवरों में किया जाता है, जैसे कि काऊ, बफेलो, पाउल्ट्री, हॉर्स, सीप, गोट्स और पिग्स, इन सारे जानवरों में जो है कि आर्टिफिशियल जो है कि सीमन जो है कि इंसेमिनेशन किया जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम समझते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की टेक्निक क्या है, कैसे जो है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है। अब हमारा टॉपिक होगा टेक्निक ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का तकनीक क्या है, कैसे जो है कि इंसेमिनेशन किया जाता है, ठीक है ना।
देखिए, जब इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना होता है तो सबसे पहले एक हेल्दी और टफ एनिमल जो हाई यील्ड मतलब मिल्क का अच्छा खासा उत्पादन करता है, तो उसका सीमन लिया जाता है और उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और कलेक्ट करके उसको फ्रीज कर दिया जाता है, मतलब फ्रीजिंग में ठंडा किया जाता है, या तो केमिकल मेथड का यूज करके जो है कि उसको सुरक्षित किया जाता है। ऐसे तो खराब हो जाएगा, तो या तो फ्रीजिंग किया जाता है या तो केमिकल मेथड के द्वारा जो है कि उसको प्रिजर्व किया जाता है। बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब भाई कलेक्ट कर दिया गया, इसके बाद क्या किया जाता है कि जो सीमन होता है उसको फीमेल एनिमल, आप समझ सकते हैं, जैसे भाई बैल है तो बैल का सीमन को लेकर गाय में डाला जाता है। अब जो गाय क्या है, फीमेल एनिमल है, तो फीमेल एनिमल के जेनिटल ट्रैक्ट में जो है कि उसको आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया जाता है उस सीमन को। कब किया जाता है? फर्टिलिटी पीरियड में, बोले तो हीट पीरियड में। और जब हीट पीरियड में उसको कर देते हैं, सीमन को डाल दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो काऊ बफेलो उस समय बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्साइटेड होते हैं और उस समय वे मैटिंग करने के लिए तैयार होते हैं। और भाई सबसे अच्छा बात इस ब्रीडिंग की ये है कि एनिमल ब्रीडिंग का सबसे अच्छा तरीका है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, क्योंकि इसमें क्या होता है कि भाई डिजीज की संभावना, सेक्सुअल संबंधी जो डिजीज होते हैं वे नहीं होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बार आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किए थे 1780 में सपल जनी, क्या करने के लिए? कुत्ते के बच्चे, आप जानते होंगे पप्स बोलते हैं, तो उनको प्राप्त करने के लिए, उनके अच्छी खासी ब्रीड को प्राप्त करने के लिए सबसे पहली बार 1780 में सपल जनी जो है कि एक्सपेरिमेंट किए थे, मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है कि टेक्निक का यूज किए थे। बात समझ में आ गई। हमारे देश में जो है कि 6000 आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर हैं, ताकि जो गांव के लोग हैं, जो किसान हैं, वे अच्छा खासा दूध प्राप्त कर सके अपने जानवरों से। तो इसलिए जो कि इंसेमिनेशन सेंटर खुले हुए हैं और लगभग हमारे देश में 6000 से भी अधिक सेंटर हैं, जिसमें एक फेमस सेंटर है जिसका नाम है इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट में IVRI बोलते हैं। ये इज्जत नगर में है, तो यहाँ पे जो है कि ये सेंटर है। अब ये कौन सा सेंटर है भाई? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यहाँ पे क्या किया जाता होगा? यहाँ पे जो है कि जो टफ हेल्दी एनिमल है, जो हाई यील्डिंग है, मतलब मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा उत्पन्न करता है, तो उसके सीमन को लिया जाता होगा, फ्रीज किया जाता होगा, या तो केमिकल मेथड का यूज करके उसको प्रिजर्व किया जाता होगा। इसके बाद उसको जो है कि मार्केट में भेज दिया जाता है डॉक्टरों के पास, डॉक्टर उसको भेज देते हैं सीमन को, और जो फीमेल एनिमल होती हैं तो फीमेल एनिमल के जेनिटल ट्रैक्ट में उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई। आप देखे भी होंगे, अगर आप गाँव के हैं तो आप जानते भी होंगे, ठीक है ना। तो फर्टिलिटी पीरियड के समय ही ऐसा होता है, क्योंकि उस समय वे सेक्सुअली एक्साइटेड होते हैं और मैटिंग करने के लिए तैयार होते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि क्या क्या बातों पे ध्यान रखनी चाहिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के समय। देखिए, जैसे हम लोग जब बुखार हम लोगों को होता है या बीमार पड़ते हैं, तो दवा खाने के कुछ रूल्स होते हैं। अगर ऐसा नहीं कि सारा दवा एक ही बार में खा जाएं, या तो भाई क्या होता है कि कुछ प्रिकॉशन होते हैं, सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, समय समय से खानी पड़ती है। उसी तरह जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है तो कुछ सावधानियां हमको बरतनी पड़ती है। सबसे पहला है, हाई क्वालिटी मेल एनिमल का केवल सीमन जो है कि प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जब हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं तो केवल हाई क्वालिटी मेल एनिमल, हाई क्वालिटी का मतलब वहाँ पे मतलब ये है कि हेल्दी होना चाहिए और हाई यील्डिंग हो, मतलब मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा खासा करे, ठीक है ना। तो उसका सीमन हमको केवल यूज करना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा है, जो हम फीमेल एनिमल का चूज करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, वे हेल्दी होना चाहिए। इसके अलावा उसका प्रॉपर एज होना चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए। अब ऐसा नहीं है कि उसका रिप्रोडक्शन का एज है ही नहीं और आप जो है कि इंसेमिनेशन करा रहे हैं, तो भाई उसका जो है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, उसका यंग बेबी प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है ना, कोई सारा बेकार हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो प्रॉपर एज होना चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, साथ साथ हेल्दी भी होना चाहिए, ताकि जो यंग वंश उसका प्रोड्यूस होगा, मतलब नया जो बेबी प्रोड्यूस होगा, वे क्या हो, वे भी हेल्दी होगा, ठीक है ना, और मिल्क का भी प्रोडक्शन अच्छा खासा होगा। बात समझ में आ गई। तीसरा समझते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए केवल तभी किया जाता है ये जब फीमेल एनिमल का हीट पीरियड हो। मतलब ये हुआ कि आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तभी करना चाहिए जब फीमेल एनिमल का हीट पीरियड हो। हीट पीरियड के दौरान ही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, मतलब सीमेन इंजेक्ट किया जाता है। बात समझ में आ गई। बिना हीट पीरियड के, मतलब बिना फर्टिलिटी पीरियड के जो है कि अगर आप इंजेक्ट करते हैं तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ गई। चलिए अगला समझते हैं। अगला है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, फिगर में आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सीमन इंजेक्ट किया जाता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए यूज किया जाता है वे प्रॉपरली स्टेरिलाइज हो, मतलब उस पर बैक्टीरिया, वायरस, जो भी चीज़ें हैं वे सब ना हो, जर्म्स ना हो। इससे क्या होगा कि अगर भाई वे स्टेरिलाइज नहीं है तो जो वे बहुत नुकसान करेगा, जो फीमेल होगी वे बीमार भी पड़ सकती है। बात समझ में आ गई। और अच्छे तरीके से, प्रॉपर टेक्निक से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं कर सकता है, वे अच्छा खासा जानकार होना चाहिए, ठीक है ना, सभी नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉपर टेक्निक से हमेशा जो है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना चाहिए, और जिस इंस्ट्रूमेंट से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं उसको प्रॉपरली स्टेरिलाइज कर देना चाहिए। बात समझ में आ गई। अब भाई इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का फ़ायदा क्या है, क्या क्या एडवांटेज हैं, चलिए इसको समझते हैं। तो अब हमारा टॉपिक होगा एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देखिए इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं भाई, बहुत सारे। सबसे पहले तो ये इससे क्या होता है कि सक्सेस फर्टिलाइजेशन की रेट बढ़ जाती है, मतलब फर्टिलाइजेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अब भाई उस तरह क्या होता है नेचुरल ब्रीडिंग में कि फर्टिलाइजेशन की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन इससे क्या होता है कि एकदम अच्छे तरीके से सफल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इसकी रेट बहुत ज़्यादा है। रेट होने का मतलब कि मतलब अच्छा खासा जो है कि सक्सेस जो है कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा समझते हैं। दूसरा है कि देखिए ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, ये जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है, विश्वसनीय है और हाइजीनिक है। मतलब इससे क्या होता है कि बीमारियां जो है कि नहीं होती है, सेक्सुअल संबंधी कोई भी बीमारी नहीं होती है, और ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है, विश्वसनीय है। इससे क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होता ही होता है, ठीक है ना। नेचुरल मेथड के कंपेयर में ये भी ध्यान रखिएगा, उसमें क्या होता है कि भाई जब नेचुरल मेथड यूज किया जाता है तो मैटिंग के समय सेक्सुअल जो भी डिजीज हैं वे हो जाते हैं फीमेल को या तो मेल को, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बात समझ में आ गई। फर्टिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है, तो इसीलिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बहुत अच्छा है, ठीक है ना। देखिए सेलेक्टिव ब्रीडिंग के दौरान हमको सबसे पहले तो डिजायर्ड ट्रेड्स मिल जाते हैं और इसकी रेट बढ़ जाती है। अब क्या हुआ, जैसे आपके पास एक गाय है जो मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग मतलब बहुत कम मिल्क प्रोड्यूस करती है। अब आप जब ब्रीडिंग कराते हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अगर आप उसका कराते हैं तो उससे क्या होगा कि आप जो सोच रहे हैं, मतलब आप क्या सोचेंगे कि मतलब हाई यील्डिंग हो उसका, मतलब और हेल्दी हो, यही नहीं सोचेंगे। तो डिजायर्ड ट्रेड्स की संभावना बढ़ जाती है। जो आप सोचते हैं डिजायर ट्रेड वे उसके अंदर आ जाता है। किससे, किस प्रोसेस से, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। और सबसे अच्छा फायदा है कि हाई क्वालिटी का सीमन ऑल टाइम अवेलेबल होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में। देखिए सीमन हर जगह प्राप्त होता है, हाई क्वालिटी का हर जगह प्राप्त होता है, लेकिन हर जगह हाई क्वालिटी का बुल आपको प्राप्त नहीं होगा। अब देखिए कोई काऊ है तो उसको बुल चाहिए, सांड, तो भाई बुल हर जगह तो हर समय मिलेगा नहीं, वो बढ़िया क्वालिटी का मिलेगा नहीं, हाई क्वालिटी का, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सबसे अच्छा फायदा ये है कि हाई क्वालिटी का सीमन हर जगह हर समय उपलब्ध होता है, लेकिन हाई क्वालिटी का बुल कभी भी उपलब्ध नहीं होगा। तो नेचुरल ब्रीडिंग थोड़ा जो है कि लो होता है, लेकिन पहले के ज़माने में लोग भाई नहीं जानते थे तो नेचुरल ब्रीडिंग ही कराते थे, नेचुरल मैटिंग होता था। बात समझ में आ गई। चलिए एक लास्ट जो सबसे अच्छा है, देखिए ये सबसे इकोनॉमिकल है, सबसे जो है कि सस्ता माने तो है। इससे क्या होता है कि एक सिंगल बुल के सीमन से लगभग हजारों गाय, लगभग 3000 गाय तक का सीमन जो है कि हम इंजेक्ट कर सकते हैं। अब सोच लिए कितना अच्छा है। एक सिंगल बुल है और उसका सीमन लिए तो जो है कि लगभग 3000 गाय प्रेग्नेंट हो जाएंगी। अब सोचिए कितना अच्छा है भाई। तो ये सबसे अच्छा फायदा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का। ऐसे नेचुरल मैटिंग में भाई एक बुल है तो पूरा गांव में कितना जगह सीमन इंजेक्ट करेगा, कहाँ पे नेचुरल जो है कि ब्रीडिंग कराया जाएगा। लेकिन ये तो बहुत अच्छा है, दुकान पे गए डॉक्टर साहब आए और सीमन जो है कि इंजेक्ट करके चले जाएंगे। बहुत आसानी से जो है कि हजारों गाय में जो है कि सीमन इंजेक्ट हो सकता है बहुत आसानी से। और खासकर तो ये है कि हाइजीनिक होता है, ये
स्वास्थ्य पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम समझते हैं फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस के बारे में। अब भाई इतना चीज़ समझ लिए कि ब्रीडिंग कैसे होगा। अब बताइए कि जो आपने जानवर को पाला है उसको आप कहीं ना कहीं तो रखेंगे, तो अब हम समझेंगे फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस मतलब कैसे उनकी व्यवस्था करते हैं, कहाँ उनको रहने के लिए जगह चाहिए, क्या खाने के चाहिए, ये सारे चीज़ों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। चलिए तो हम समझते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं फार्म का मतलब होता है खेती, मतलब खेती का मतलब यहाँ से सेंस है पशुपालन से, ठीक है ना। तो फार्म हाउस होता है, फार्म हाउस का मतलब होता है भाई खेती वाला घर। तो हमको तो भाई पढ़ रहे हैं हम क्रॉप प्लांट्स के बारे में तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एनिमल्स के बारे में। तो फार्म हाउस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे खेती भी की जाती है या तो पशुओं को पाला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए फार्म हाउस में क्या होता है कि साफ सफाई की आवश्यकता होती है, इसके साथ साथ शेल्टर की आवश्यकता होती है। गाय भैंस जो हम पालते हैं तो उसके लिए शेल्टर की आवश्यकता होती है, उनको रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। दो रीजन के कारण ये जो है कि ये दो मेन रीजन है जिसके कारण जो है कि साफ़ सफाई की आवश्यकता होती है और जो हमारे एनिमल्स होते हैं डेयरी एनिमल्स उनको शेल्टर की आवश्यकता होती है। पहला है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लीन मिल्क, ठीक है ना, मतलब साफ़ दूध का मतलब प्रोडक्शन हो इसके लिए। अब भाई अगर मान लीजिए कि जहाँ पे भी आप एनिमल को रखे हुए वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है तो जो दूध मिलेगा वो गंदा मिलेगा, साफ़ नहीं मिलेगा। तो क्लीन मिल्क का प्रोडक्शन के लिए जो है कि क्लीन हमको प्रॉपर क्लीनिंग की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। दूसरा है फॉर द हेल्थ ऑफ द एनिमल, जानवर की हेल्थ के लिए, मतलब जो भी हम पशु पाले हैं जैसे गाय भैंस, तो गाय भैंस की स्वास्थ्य ठीक रहे इसके लिए हमें क्लीनिंग की आवश्यकता होती है, प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए। और साथ साथ शेल्टर जो है कि जो जहाँ पे वे पशु हम रख रहे हैं गाय भैंस को जो रहने के लिए जगह है वे कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। उसका जो है कि जैसे रहने वाला जो जगह है वहाँ पे ऊपर छत होना चाहिए, ठीक है ना, रूफ्ड होना चाहिए, ठीक है ना। रूफ्ड शेड्स अगर होगा तो इससे क्या होगा फ़ायदा कि रैन, हीट, डायरेक्ट जो सनलाइट पड़ती है, कोल्ड, इन सारी चीज़ों से जो है कि जानवर बचे रहेंगे। अब भाई जानवर अगर जो गर्मी बरसात ये सब चीज़ से बचा रहेगा तभी तो हेल्दी रहेगा, ठीक है ना। और भाई अगर मान लीजिए कि साफ़ सफाई होगी तभी तो हमको अच्छा और साफ़ दूध मिलेगा। तो दो ये मेन कारण थे, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लीन मिल्क, फॉर द हेल्थ ऑफ द एनिमल। इन दोनों मेन रीजन के कारण हमको जो है कि फार्म हाउस में प्रॉपर क्लीनिंग करनी चाहिए और साथ साथ शेल्टर की जहाँ पे गाय या भैंस रहते हैं तो वहाँ पे अच्छे तरीके से प्रॉपर रूफ डिसेड होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो दोनों गाय या भैंस होते हैं तो उनको समय समय से जो है कि हमको क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, उनके बाल को जो है कि साफ़ करने के लिए, जो उन पे धूल गर्द बैठ जाते हैं उसको साफ़ करने के लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखिए सामान्यतः क्या होता है कि जो गाय होते हैं उनको 6 स्क्वायर मीटर की जगह जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए कि जहाँ पे आप उनको रहने के लिए जगह दे रहे हैं गाय या भैंस को रखने के लिए, पालने के लिए, तो 6 मीटर स्क्वायर लगभग चाहिए किसको, गाय को, और थोड़ा सा उसको उससे अधिक चाहिए भाई बफैलो को रहने के लिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। देखिए जो शेल्टर होता है उसमें क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, इनलेट आउटलेट की भी अच्छी खासी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो गाय भैंस आपने पाला है तो ऐसी जगह रख दिए कि वहाँ पे एक छोटा सा खिड़की है और एक दरवाजा है छोटा सा, तो भाई वे जानवर हैं उनको पर्याप्त मात्रा में सनलाइट, एयर सब चाहिए, तो प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप फिगर में देख सकते हैं कुछ इस तरह से अगर आप शेल्टर रखते हैं तो जो है कि जो एनिमल है हमारे डेयरी एनिमल वे काफ़ी अच्छे तरीके से हेल्दी रहेंगे, ठीक है ना। देखिए अगला हम थोड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए जो जानवर भोजन खाते हैं उसे फीड कहते हैं और फीडिंग ऑफ एनिमल का मतलब होता है जानवरों को भोजन प्रदान करना। अब भाई देखिए जो हम जानवरों को खिलाते हैं, भोजन देते हैं, तो वे दो प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि डेयरी एनिमल को दो प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। पहला है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट और दूसरा है मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट। देखिए अब समझते हैं मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट फूड को, ठीक है। देखिए जो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड फूड होते हैं ये ऐसे भोजन होते हैं जो जानवर को मदद करते हैं क्या करने में, जो बेसिक फंक्शंस है लाइफ के, ठीक है, जैसे रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, और इसके अलावा जो है कि एक्सक्रीशन, बहुत सारा चीज़ें। तो छोटे छोटे जो भी बेसिक फंक्शंस है लाइफ को उसको परफॉर्म करने के लिए जो है कि ये फूड आवश्यक होते हैं, मेंटेनेंस रिक्वायर्ड फूड, ठीक है ना। दूसरा है मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट।
रिक्वायरमेंट फूड, देखिए ये ऐसे भोजन होते हैं जो लैक्टेशन पीरियड के दौरान चाहिए होते हैं। लैक्टेशन पीरियड में क्या होता है, आप सभी जानते हैं, दूध जो है कि हमको मिलता है, दूध का प्रोडक्शन होता है। जितना ज़्यादा लैक्टेशन पीरियड होगा उतना ही ज़्यादा दूध का उत्पादन होगा, ठीक है। तो लैक्टेशन पीरियड के दौरान ये भोजन जो है कि दिया जाता है ताकि दूध का उत्पादन अच्छा खासा हो सके। अब भाई देखिए, जो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड फूड है, जो मेंटेन करता है भाई बेसिक परफॉर्मेंस जो भी होते हैं लाइफ के, तो बेसिक फंक्शन करता है, ठीक है ना। तो वे बॉडी के वेट पे डिपेंड करता है, जानवर कितना भारी है उसके आधार पे जो है कि मेंटेनेंस फूड हम खिलाते हैं उसको, ठीक है ना। और दूसरा ये जो मिल्क प्रोड्यूसिंग फूड होते हैं, तो ये डिपेंड करता है मिल्क की कंपोजिशन पे और लेवल पे। जैसे एग्जांपल से समझिए, जैसे आपके पास एक गाय है, तो भाई मेंटेनेंस फूड उसको कितना देंगे, तो बॉडी के वेट क्या, भाई गाय कितना है, भारी है, उसके आधार पे तो आप भोजन देंगे। अब भाई उसको खाने के लिए उसके पेट में जगह है, 10 किलो आप खिलाएंगे, 1 किलो तो गड़बड़ है। तो बॉडी के वेट पे डिपेंड करता है ये मेंटेनेंस फूड, ठीक है ना। अब समझ में आ गए। देखिए अब भाई मिल्क प्रोड्यूसिंग फूड जो होते हैं ये कब किस पे डिपेंड करते हैं, मिल्क के कंपोजिशन पे और लेवल पे। मिल्क की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसका लेवल क्या होना चाहिए, और साथ साथ कंपोजिशन मतलब कितनी मात्रा में दूध दे। अब भाई कोई ऐसा जानवर है जो 60 लीटर पर डे उसको दूध देना है, तो आप खिलाएंगे 1 किलो 2 किलो तो दूध देगा नहीं देगा। चलिए तो आगे समझते हैं। अब देखिए, जो हम पशुओं को भोजन खिलाते हैं उसमें 2 प्रकार के सब्सटेंस इंक्लूड होते हैं। पहला होता है रफेज और दूसरा होता है कंसंट्रेट्स। बात समझ में आ गई, तो दोनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रफेज के बारे में। देखिए जो रफेज होते हैं वे, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा होता है फाइबर का, मतलब इसमें फाइबर होता है। जैसे एग्जांपल में आप स्क्रीन पे ये फिगर देख सकते हैं, ग्रीन फोडर, सीलेज, स्ट्रॉ ऑफ सीरियल्स, जैसे अनाज के जो भूसी होता है वे सब, ठीक है ना। लेग्यूम्स में जैसे कि बरसीम, काउपी, अगाथी, ये सारे जितने भी हैं ये सब रफेज में आते हैं, ठीक है ना। और इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, फाइबर की होती है। बात समझ में आ गई। दूसरा समझते हैं, दूसरा है कंसेंट्रेट्स। देखिए कंसेंट्रेट्स पशुओं को ये खिलाया जाता है, और जैसे गाय भैंस होते हैं उनको। अब ये कंसेंट्रेट्स होते क्या हैं, तो ये एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट के मिक्सचर होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल। तो एक से अधिक जो है कि न्यूट्रिएंट का मिक्सचर होते हैं कंसेंट्रेट्स। अभी कंसेंट्रेट्स बहुत आवश्यक होते हैं। अब बताइए हम ही लोग हैं तो हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन अगर ना मिले, खाली फाइबर खिलाएंगे तो हम कुछ होगा नहीं होगा, हम तो हेल्दी नहीं रहेंगे। तो उसी तरह जानवर होते हैं। भाई जानवर को हेल्दी रखने के लिए अच्छा खासा दूध दे, तो दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। प्रॉपर अमाउंट में रफेज भी आवश्यकता होती है और साथ साथ कंसेंट्रेट्स भी जरूरी होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कंसेंट्रेट्स में फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और जो दूसरे न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी भी मात्रा भरपूर होती है। बात समझ में आ गई। देखिए कंसेंट्रेट्स में क्या क्या आते हैं, जैसे कॉटन सीड, ऑयल सीड, ग्रेन ऑफ मैज। देखते हैं ना, ये मक्का का जो है कि दाना होता है, आप देखे भी होंगे। अगर आप गांव के हैं तो पहले तो कमेंट करके बताइए कि आप गांव के हैं, भाई विलेज के हैं। अगर आप गांव के हैं तो आपने देखा होगा कि जो आसपास लोग जो जानवरों को, गाय भैंस को पालते हैं, तो वे क्या करते हैं, ये सब खिलाते हैं, ठीक है ना। जैसे मक्के के कुकड़ी जो होता है उसको आटा जैसा पीस के उसको खिलाते हैं। ओट्स होता है, बार्ली, जौ, ज्वार, बाजरा, चना होता है, ये सारे जो है कि इसका मिक्सचर करके जो है कि जानवरों को खिलाया जाता है। तो ये कंसेंट्रेट्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे व्हीट खिलाया जाता है, गेहूँ देखते हैं ना, आटा होता है, चोकर बोलते हैं, ये सब खिलाया जाता है। जैसे कि बार्न, राइस बार्न, ग्राम, हस्क, जैसे कि ऑयल सीड केक्स, खरी बोलते हैं, आप फिगर में देख सकते हैं। तो ये सारे चीज़ जो है कि कंसेंट्रेट्स होते हैं। तो इन्हीं सब का मिक्सचर किया जाता है और जानवरों को खिलाया जाता है। और कंसेंट्रेट में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, प्रोटीन की होती है और अदर न्यूट्रिएंट्स की होती है, ठीक है। लेकिन फाइबर की मात्रा कम होती है, जबकि रफेज में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आप गाँव में देखे भी होंगे, देखते होंगे कि उनको चारा भी खिलाया जाता है, चरी होता है, जो फोडर होता है,
घास खिलाया जाता है और इसके साथ साथ चोकर भी खिलाया जाता है, आटा खिलाया जाता है, खरी खिलाया जाता है, ताकि वे दूध ज़्यादा दे सकें, उनके अंदर प्रोटीन की मात्रा बनी रहे, साथ साथ न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो। बात समझ में आ गया। इससे क्या होगा कि जो कैटल होगा वे हेल्दी रहेगा। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप स्क्रीन पे ये देख सकते हैं, इसको आप याद भी कर लीजिए। देखिए जो गाय होते हैं काऊ, तो उनका डेली एवरेज का कितना भोजन उनको चाहिए आप स्क्रीन पे ये देख सकते हैं। जैसे गाय है तो गाय को एवरेज कितना भोजन चाहिए, तो देखिए ग्रीन फोडर एंड ड्राई ग्रास 15 to 20 kg चाहिए। ठीक है ना, जैसे चारा हो गया, सूखा घास हो गया, तो लगभग इनको 15 से 20 किलो जो है कि एवरेज जो है कि प्रतिदिन चाहिए। ठीक है ना। दूसरा है ग्रेन मिक्सचर, मतलब जो अनाज का मिक्सचर होता है, अभी हमने बताया था कंसनट्रेट्स वाले में, तो लगभग वे कितना चाहिए, 4 से 5 किलो वे चाहिए। वाटर 30 से 35 लीटर जो है कि इनको आवश्यकता होती है पर डे। एक दिन में गाय को 15 से 20 किलो ग्रीन फोडर और ड्राई ग्रास चाहिए, ग्रेन मिक्सचर कितना चाहिए, 4 से 5 किलो, और वाटर 30 से 35 लीटर चाहिए। ठीक है ना। इसके अलावा जो है कि डेयरी एनिमल्स को और भी एडेटिव फीड की आवश्यकता होती है। और एडेटिव फीड्स क्या करते हैं, तो एडेटिव फीड्स में सबसे पहले तो एंटीबायोटिक्स होता है, मिनरल होता है और हार्मोन्स होता है। तो अब आपको समझ में आ गया ये कितने इंपॉर्टेंट है। तो एडेटिव फीड्स अलग से भी इनको कुछ भोजन की आवश्यकता होती है। एडेटिव फीड्स क्या करते हैं कि एनिमल्स के ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं, मतलब जानवरों को बढ़ने में भी मदद करते हैं। इसके साथ साथ दूध का उत्पादन भी बढ़ा देते हैं, साथ साथ बीमारियों से भी इनकी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से भी। बात समझ में आ गई। भाई देखिए, अगर जानवर का जो हमारा डेयरी एनिमल्स होते हैं तो उनको अगर पुअर क्वालिटी की फीड हम देंगे, भोजन देंगे, तो इससे क्या होता है कि उनके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। अगर गाय भैंस है तो गाय भैंस के दूध पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, दूध बहुत कम देंगी, बीमार भी पड़ जाएंगी, पता चलेगा मर भी सकती हैं। तो इसीलिए अच्छी क्वालिटी की, बेस्ट क्वालिटी का फीड उनको प्रदान करना चाहिए। भाई हम जानते हैं कि गाय हमारी माता है और हमें उनका आदर सम्मान करना चाहिए, उनको समय समय से भोजन देना चाहिए, जैसे अपनी माँ को देते हैं उसी तरह उनको देना चाहिए। ठीक है, और प्रॉपर उनको शेल्टर की भी आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाय माता है तो गाय को दीजिए, भैंस को भगा दीजिए, ऐसा नहीं। सबको, जो भी जानवर होते हैं उनको सम्मान कीजिए, पर्याप्त मात्रा में भोजन दीजिए सबको। ठीक है, अगर आपके पास है तो उसको करिए। ठीक है ना। चलिए आगे। अब भाई देखिए, हमने बहुत कुछ समझ लिया। जो जानवर हैं डेयरी एनिमल्स है, वे क्या भोजन खाएंगे, क्या क्या वे भोजन करते हैं, उनके ब्रीड्स के बारे में समझिए, सब कुछ समझ लिया। एक लास्ट टॉपिक है कि भाई जो पशु होते हैं अब बीमार भी तो पड़ते हैं। हम लोग क्या होते हैं, बीमार पड़ते हैं, तरह तरह के हमको डिजीज हो जाते हैं। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है डिजीजेज ऑफ कैटल एंड बफेलोज। जो पशु होते हैं, गाय भैंस, तो इनमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, गाय और भैंस में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, भर भर की बीमारियां होती हैं। कभी कभी इतना बीमार हो जाते हैं कि वे बीमारी से मर भी जाते हैं। ठीक है ना। और साथ साथ अगर जब पशु बीमार होते हैं गाय भैंस, तो दूध का उत्पादन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखिए जो डेयरी एनिमल होते हैं उनके डिजीज को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला पैरासिटिक डिजीजेज, दूसरा है इन्फेक्शियस डिजीजेज और तीसरा है नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज। ठीक है ना। तो एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं पैरासिटिक डिजीज के बारे में। देखिए जो पैरासिटिक डिजीज होते हैं ये पैरासाइट्स के कारण होते हैं। तो जो पशु होते हैं उनमें 2 प्रकार के पैरासाइट्स जो है कि अटैक करते हैं। एक तो एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं और दूसरा इंटरनल होते हैं। एक्सटर्नल पैरासाइट में जैसे कि फ्लियास, आप फिगर में देख सकते हैं, ये फ्लियास है, लाइस, टिक्स, माइट्स। तो ये जो चारों आपको हमने बताया ये एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं और ये बाहरी से हमला करते हैं, बाहर से। ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ये जो गाय या भैंस होते हैं तो उनकी स्किन पे ये रहते हैं और स्किन डिजीज इनके कारण होता है अधिकतर। ठीक है ना। बात समझ में आ गई। देखिए बफेलो लिच होता है, आप फिगर में देख सकते हैं, ये बफेलो लिच है। ये क्या करता है, बफेलो का ब्लड को चूसता रहता है, चूसता रहता है, इतना चूस देगा उसको एनीमिया डिजीज हो जाता है। ठीक है ना। दूसरा समझते हैं, दूसरा इंटरनल पैरासाइट। ये क्या करते हैं, जैसे कि एग्जांपल में वर्म, अब कौन सा वर्म, एस्कायरिस रिटुलोरम, आप फिगर में देख सकते हैं, ये है एस्कायरिस रिटुलोरम। ये क्या करता है कि जो गाय भैंस होते हैं उनके पेट को, उनके इंटेस्टाइन मतलब आंत को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब भाई आंत सही नहीं रहेगा तो पचेगा नहीं, पेट सही नहीं रहेगा तो पचेगा नहीं, अब पचेगा नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी, दर्द भी करेगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। तो इस
इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा मिल्क प्रोडक्शन पे और काऊ के या बफेलो के हेल्थ पे, ठीक है ना। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लक्स एग्जाम्पल में, जैसे कि फैसियोला जिजेंटिका और एफ हैप्टिका, आप दोनों को ये फिगर में देख सकते हैं। ये काऊ और बफेलो को हॉस्ट होते हैं और ये लीवर को डैमेज कर देते हैं। अब लीवरे ख़राब हो गया, लीवरे बैठ गया तो क्या होगा सोचिए, गाय भैंस बीमार ही पड़ जाएंगे, बीमार पड़ेंगे, मर भी सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंटरनल पैरासाइट्स थे। तो दो प्रकार के हमने देखा पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है ना। एक तो भाई होते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट्स और दूसरे इंटरनल पैरासाइट्स, ठीक है। दूसरा समझते हैं, दूसरा है इन्फेक्शियस डिजीज। देखिए इन्फेक्शियस डिजीज अधिकतर वायरस और बैक्टीरिया के कारण होते हैं। ये कॉन्टेजियस डिजीज होते हैं और ये कंटेक्ट के कारण फैलते हैं, एनिमल टू एनिमल। जैसे एक जानवर दूसरे जानवर के कंटेक्ट में आया तो वह डिजीज फैल जाता है। और आप देखते हैं वायरस और बैक्टीरिया से अधिकतर जो डिजीज होते हैं वे कंटेजियस ही होते हैं। हम लोगों में भी वही बात है, एक दूसरे के जैसे कंटेक्ट में आएंगे ना तुरंत डिजीज धर लेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे वायरल डिजीज मतलब वायरस के कारण होने वाला डिजीज, जैसे फुट एंड माउथ डिजीज। आप फिगर में देख सकते हैं ये फुट एंड माउथ डिजीज है। काऊ पॉक्स फिगर में आप देखते रहिए, ठीक है, ये काऊ पॉक्स डिजीज है। रिंडर पेस्ट ये आप देख सकते हैं, ये भी वायरल डिजीज है, रिंडर पेस्ट। तो तीन हमने डिजीज का नाम बताया वायरल डिजीज का, फुट एंड माउथ डिजीज, काऊ पॉक्स जिसे वैक्सीनिया भी बोलते हैं, और तीसरा है रिंडर पेस्ट। तो ये वायरल डिजीज था। अगला समझते हैं बैक्टीरियल डिजीज का एग्जाम्पल, जैसे कि एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर, ट्यूबरकुलोसिस, मास्टिटिस, ठीक है ना। तो देखिए ये सारे बैक्टीरिया के कारण होने वाले डिजीज हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे समझ लिया पैरासिटिक डिजीज के बारे में, इन्फेक्शियस डिजीज के, और जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं वे बिना कंटेक्ट के जो है कि ये डिजीज फैलते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि बैक्टीरियल डिजीज या तो फंगल डिजीज या तो जो है कि इन्फेक्शियस डिजीज के जितने भी सारे बताएं, जैसे वायरल डिजीज, ठीक है, तो इन सारे का अगर आप अलग से एक वीडियो चाहते हैं, मतलब उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। अब जैसे भाई हमने बताया फुट एंड माउथ डिजीज, तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। जैसे भी गाय में होता है तो उसमें क्या लक्षण होता है। तो अगर आप इस पे स्पेशली वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। और अगली वीडियो में हम समझेंगे एक महान जो है कि हम कह सकते हैं फाउंडर थे वे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिनका नाम था डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये श्वेत क्रांति के जनक भी कहे जाते हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन के, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाए। तो उनके बारे में समझेंगे, अगली वीडियो में मिलते हैं। और साथ साथ आपको बता दें कि अगर आप सारे वीडियो लाइन बाय लाइन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको ये चैप्टर का नाम मिलेगा, वहाँ पर आप लाइन बाय लाइन सारे वीडियो देख सकते हैं। आपको सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपको फिगर के साथ एक एक चीज़ अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं। अगर आप लाइन बाय लाइन सारे वीडियो देखते हैं अगर, तो आपको कोई बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बस आपको क्वेश्चंस को जो है कि ट्राई करना है। क्वेश्चन आप जो भी लगाना चाहते हैं, जितना चाहे आप क्वेश्चन लगाइए। हमने जितना पढ़ा है उसमें सारे क्वेश्चंस उम्मीद करते हैं आपको सारा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। भाई जो नहीं आएगा तो आप जो है कि पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं सारा लाइन बाय लाइन, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में जाकर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।